इज बुक में आपका स्वागत है। ये जो है प्रस्तावना का सेकंड लेक्चर है। प्रस्तावना का एक पार्ट हमने कल कवर कर लिया था और आज जो है ये प्रस्तावना का दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में तो हमने पढ़ लिया था कि प्रस्तावना क्या होती है, यानी प्रस्तावना की परिभाषा पढ़ ली थी और ऐसा देखा था कि प्रस्तावना को 4 पार्ट में हम तोड़ के पढ़ सकते हैं। जहाँ पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं कि हम भारत के, पहला पार्ट क्या था कि संविधान का स्रोत, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना था हम भारत के लोग। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद हमने पढ़ा था सरकार का स्वरूप। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये इतनी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमको पढ़ना क्या था, उद्देश्य। तो अब हमको उद्देश्य पढ़ना था। तो देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से उद्देश्य तय किए थे। कहने का मतलब है कि हम भारत लोगों ने एक ऐसा व्यवस्था बनाई थी, एक ऐसी सरकार बनाई थी, एक ऐसा देश बनाया था जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक हो, गणराज्य हो। तो ऐसी ये व्यवस्था बनाने का उद्देश्य क्या है। तो जब हम बात करेंगे उद्देश्य की, तो इसमें पहला उद्देश्य बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो पहला चीज क्या कह रहा है, न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की बात करता है। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। और बात करता है बंधुत्व का। कैसा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। ठीक है, तो बंधुत्व की बात करता है। तो ये टोटल 4 प्रकार के उद्देश्यों की बात की गई है। तो इसमें जो है पहला है न्याय। तो न्याय को देख समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, न्याय का जो एक संकुचित रूप जो हम जानते हैं आमतौर पे कि किसी ने कोई अपराध किया और न्यायालय द्वारा उसको कोई सजा दे दी गई, तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ऐसी व्यवस्था को कहते हैं, मतलब इस न्याय को कहते हैं कानूनी न्याय। तो जो प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है वो कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है, बल्कि बात किस न्याय की गई है, वितरण न्याय। वितरण न्याय का मतलब हो जाता है कि किसी भी देश या सरकार के पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका वितरण न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आपका कुछ जो भी आपके पास आर्थिक संसाधन है उसका वितरण समान रूप से सभी में हो। दूसरी बात, आपके पास जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो सबके लिए समान हो। तीसरी बात कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो सबको सम्मान मिले। एक एक करके समझ सकते हैं। देखो, जैसे देश के पास सभी देशों के पास सीमित संसाधन होते हैं। इसमें देखते हैं जैसे भारत में ऐसा कहा जाता है कि 1% लोगों के पास ही देश की 60-70% प्रॉपर्टी है। तो ऐसा क्यों, मतलब ये जो है ये आर्थिक न्याय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी आज भी लगभग 25% के आसपास जो है, सरकारी आंकड़ा तो अलग है, लेकिन उसके बावजूद जो है 25% से ज़्यादा देश में लोग गरीब हैं। वो भी आंकड़ा ये तब है जब 22-25 रुपए मंथली इनकम की बात की जाती है। तो इतनी इनकम भी लोगों की नहीं इंडिया में। तो इस तरीके की स्थिति, मतलब ये ऐसी स्थिति क्यों है, तो इस स्थिति को दूर करने के लिए प्रयास करना है
तब जाके क्या होगा, आर्थिक, जब सबके पास समान, कम से कम एक ऐसी व्यवस्था सबको उपलब्ध होगी कि सब अपने जीवन भरण पोषण बहुत सुलभता के साथ कर सके, तब जाके कहीं आर्थिक न्याय स्थापित होगा। तो क्या अभी भारत में आर्थिक न्याय है? नहीं। भारत आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ रहा है, समय के साथ प्रयास कर रहा है कि हम अपने देश में क्या करें, आर्थिक न्याय की स्थापना कर सके। इसी तरीके से अगर बात करें राजनीतिक परिस्थितियों की, तो देखो समय के साथ भारत में धन बल, बाहुबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम इंसान के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना काफी मुश्किल हो गया है। तो इसके तहत भी कहा गया कि देखो देश में ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें, ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों को तैयार करें कि देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी क्या कर सके, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। ठीक है, हाँ, यह है कि वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने संबंधी अधिकार तो है हमारे पास, लेकिन जिस तरीके से चुनाव में बाहुबल और धन बल का वर्चस्व स्थापित हुआ है, ऐसे में एक गरीब इंसान के लिए चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर चुनाव जीतना काफी मुश्किल कार्य हो गया है। देखो ये इसको अगर जैसे इससे रिलेटेड जितने मुद्दे हैं ना, उसको एक एक करके देखेंगे, क्योंकि फिर चुनाव से रिलेटेड मुद्दा आ जाएगा, आर्थिक से रिलेटेड मुद्दा हो जाएगा, तो टॉपिक हो जाएगा बहुत बड़ा। और यहाँ हमको प्रस्तावना के अंदर इस सब चीजों को पढ़ना नहीं है। अब देखिए अगर सामाजिक की बात करें तो देखिए कि जो परंपरा के अनुसार जो एक परंपरा चली आ रही थी, जिसमें देखते हैं कि कई वर्गों को जो है समाज की मुख्य धारा से दूर रखा गया, दलित वर्ग जो है। तो इससे क्या हुआ कि बड़ी मात्रा में एक ऐसी आबादी इंडिया में जन्म ली जो क्या की काफी पिछड़ी थी। तो ऐसे आबादी को आरक्षण की आवश्यकता थी, जिससे वो क्या हो सके, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। तो समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो ऐसे पिछड़े वर्ग था देश में, उसको आरक्षण देना एक सामाजिक न्याय का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो ये है न्याय टॉपिक। उसके बाद देखते हैं, और ये जो न्याय की परिभाषा, जो न्याय लिया गया है भारत के प्रस्तावना में, ये रूसी क्रांति से प्रभावित है, जो 1917 ईस्वी में रूस में घटी थी। रूसी क्रांति से ये प्रभावित है, रूसी क्रांति से लिया गया है इसको, और ये 1917 में रूस में हुई थी। उसके बाद की अगर हम तीन चीजों की बात करें, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, तो ये तीनों चीजें के बारे में देखो दो बात है। एक तो कि इसको बहुत ही डिटेल में हमको पढ़ना है मूल अधिकार के अंतर्गत, तो यहाँ हम बहुत शॉर्ट में ही इसको डिस्कस करेंगे। मूल अधिकार में सारा पढ़ लेना है। देखो जहाँ अगर बात करें स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता इसमें बताई गई है 5 तरह की, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत पढ़ लेना है। उसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत पढ़ना है। इसी तरीके से बात करें समता की, तो प्रतिष्ठा की समता जो है अनुच्छेद 21 के तहत पढ़ लेंगे, जहां प्रतिष्ठा की बात करता है, और समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में भी उसकी कहीं ना कहीं चर्चा है। उसके बाद फिर करें अवसर की, तो अनुच्छेद 16 के तहत जो है अवसर की समता को पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए अगर बंधुत्व की, तो बंधुत्व देखो इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये तीनों चीज, पहला नंबर तो मूल अधिकार में आगे हमको पढ़ना है, तो इस वजह से बहुत शॉर्ट में यहाँ डिस्कस करना है। और दूसरी बात, ये तीनों ही चीजें कहाँ से प्रभावित है, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में, ये तीनों चीज हमने ली थी फ्रांस की। ये प्री में क्वेश्चन पूछ देगा कि न्याय कहाँ से प्रभावित था, तो रूसी क्रांति से। और स्वतंत्रता समता अलग अलग भी पूछ सकता है, स्वतंत्रता कहाँ से प्रभावित था, तो फ्रांस की क्रांति से। समता भी पूछ सकता है, बंधुत्व भी पूछ सकता है, या तीनों एक साथ भी पूछ सकता है कि ये प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया। न्याय कहाँ से लिया गया, तो रूस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का विचार कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं, एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या है स्वतंत्रता, समानता। हालांकि ये बात मैंने पहले ही बता दी कि इसको हम देखेंगे बहुत शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि इसको मूल अधिकार के तहत पढ़ना है। अब देखो बात करें अगर स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता को दो पार्ट में यहाँ बांट लो, एक ऊपर कर लो 2, 5 स्वतंत्रता है टोटल है, तो 2 और नीचे 3। 2 में क्या क्या है, एक है विचार और दूसरा है अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति। और इधर 3 है, कौन कौन है, ये मतलब वाक अभिव्यक्ति से रिलेटेड है। और ये दूसरा जो धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है, वो है विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसके अंतर्गत ये 3 टॉपिक आ गया। तो देखो विचार और अभिव्यक्ति हमको अनुच्छेद 19 के तहत पढ़ लेना है। इसके अंतर्गत देखो ये लोकतंत्र की, ये दोनों ही चीजें लोकतंत्र की बहुत बेसिक
कह सकते हैं विचार और अभिव्यक्ति को, जहां हमें जैसे देश किसी भी संबंध में अपनी बात रखने का अधिकार हमको देता है अनुच्छेद 19। हमको यहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ना है, अनुच्छेद मतलब मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तब, ठीक है, इसलिए यहाँ बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ। और लेकिन क्या है कि विचार अभिव्यक्ति के लिए जो है कुछ प्रतिबंध भी स्थापित किए गए हैं, जैसे कि अगर देश की सुरक्षा का मुद्दा हो तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर रूस के राष्ट्रपति के बारे में भारत में कोई विरोध प्रदर्शन हो जाए या विरोध कर दिया जाए तो रूस के साथ भारत के संबंध जो होते खराब होते। तो अगर आप रूस के राष्ट्रपति को कुछ बोलना चाहें तो आपको बोलने से रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे भारत और रूस का क्या हो जाएगा, और जो है मित्रता प्रभावित हो जाएगी। तो ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ समझौते लागू करने के लिए इस तरीके की चीजों पर क्या है, रोक लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर देश की सुरक्षा का कोई मुद्दा हो, जैसे आप कहें कि हम देश, आपको अगर मान लीजिए कहीं से पता चल गया कि देश का कोई सीक्रेट कि कहाँ हथियार रखा जाता है, कहाँ परमाणु संरचना है, कैसे कहाँ मिसाइलें हैं, इससे रिलेटेड, तो इस पर हम बोलेंगे तो इससे आपको रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ हेट स्पीच से आपको रोका सकता है। आप किसी को गाली देंगे चाहे इस तरीके से, तो आपको हेट स्पीच से रोका जा सकता है। किसी की मान हानि आप नहीं कर सकते। साथ ही आपको विचार अभिव्यक्ति के तहत न्यायालय की अवमानना का अधिकार भी नहीं है, कि अगर न्यायालय का कोई फैसला आता है तो आप उसकी क्या करें, अवमानना कर दिया। न्यायालय का कोई आदेश आता है तो उसकी अवमानना करें, तो इससे संबंधित अधिकार आपको नहीं है। बाकी आप, यानी आपको विचार अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन साथ ही साथ उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये क्या है, असीमित नहीं है, सीमित है। ठीक है, अगर बात करें विश्वास, धर्म और उपासना की, तो ये अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमको मिलती है। तो इसके तहत हमको क्या है कि किसी भी धर्म को अपनाने की, उसका पालन करने की, उसकी पूजा पद्धति अपनाने की, कोई उसका व्यवस्था है, जैसे मान लो कोई धार्मिक आयोजन करना है तो उसका प्रबंधन का, ये सारा अधिकार हमको 25 से 28 तक के बीच मिल जाता है। ठीक है, अब यदि बात करें हम इसी में समता की, तो दो प्रकार की समता की बात की गई है। एक तो प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। प्रतिष्ठा भी वही, देखो प्रतिष्ठा का मतलब देखो जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर किसी के साथ क्या किया, मजाक, भद्दा मजाक नहीं किया जाए। उसका एक पब्लिकली जो है उसको क्या किया जाए, टॉर्चर नहीं किया जाए, कि अगर उसमें कोई मतलब किसी भी आधार पर उसके साथ इस तरीके का कोई भेदभाव ना हो। इसको भी अनुच्छेद 14 से 18 और थोड़ा सा इसके बारे में 21 में भी पढ़ना है। ठीक है, अगर अवसर की बात करें तो सबको समान अवसर मिले अपना विकास करने के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, तो सबको क्या मिले, पर्याप्त और समान अवसर मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बंधुत्व। तो देखो बंधुत्व का भी दो आधार की बात की गई है। एक तो व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा है एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। एकता व अखंडता सुनिश्चित। देखो अब बंधुत्व स्थापित करने के, देखो जब अंग्रेज थे देश में ना, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, बांटो और राज करो। इससे क्या हुआ कि देश में जो ब्रदरहुड था, जो बंधुत्व था, जो भाईचारा था, वो पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई थी। देश में जो है भारत जो है सदियों से जो है विभिन्न धर्म और संप्रदायों के लोग एक साथ रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल के कारण हम एक दूसरे के ही शत्रु बन गए। परिणाम स्वरूप देश का बंटवारा भी हो गया था। तो जरूरी थी कि देश में बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाए। तो वो कैसा बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाए, हालांकि इसको भी जोड़ा गया था कैसे, 76वें संविधान, 76वें अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है, अब एक तो हो गया कि देखो डिवाइड, इसको फिर एक एक करके समझा दे रहा हूं, और उससे पहले ये देख लो कि व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा क्या है कि वही प्रतिष्ठा वाली सेम बात आ जाएगी यहाँ भी अनुच्छेद 21 के तहत इसको डिस्कस करना है। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है उसको कैसे जीनी है, क्या पहनना है, क्या खाना है, यानी उसके पसंद की बात करता है। ठीक है, और किसी भी आधार पर जो है उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव न हो। ये दोनों लगभग सिमिलर है, प्रतिष्ठा और गरिमा है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो न्याय में हमने क्या क्या बात की, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की। हाँ, और यहाँ क्या बात की, स्वतंत्रता में हमने विचार और अभिव्यक्ति बात की जो अनुच्छेद 19 के तहत मिलता है। उसके बाद फिर हमने विश्वास, धर्म और उपासना की बात की जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच मिलता है। उसके बाद हमने बात की समता की, जहाँ प्रतिष्ठा 14 से 18 और 16, यानी 14 से लेकर 18 के बीच में जो है हमें समानता का अधिकार मिलता है, और प्रतिष्ठा थोड़ा सा इसमें 21 पर भी
फोकस किया गया है। इसी तरीके से अगर व्यक्ति की गरिमा की बात करें तो अनुच्छेद 21 में इसको डिफाइन किया गया है और ये अखंडता जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। तो यहाँ से देखो कोई क्वेश्चन आए ना आए, यहाँ पे चूंकि प्रस्तावना में है तो इसका उल्लेख कर दिया गया, लेकिन डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम यहाँ पे मूल अधिकारों के साथ। इसीलिए यहाँ पे बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस नहीं किया, केवल शब्दों की परिभाषा मात्र हमने बात की कि केवल शब्द की परिभाषा देख ले कि हाँ क्या है। और चौथी जो चीज हमें प्रस्तावना से पता चलती है वो है तिथि, डेट। ठीक है, तो डेट क्या है जो संविधान में लिखा, जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 की तारीख लिखी गई हो कि इसी दिन संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो बस ये जो यहाँ से प्रस्तावना से जो प्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद का जो 2 टॉपिक मैंने कहा था कि 2 टॉपिक और इसमें 2 क्वेश्चन बच गए हैं, तो वहाँ से भी वो मेनली विषय तो मेंस का है, लेकिन एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि प्री से वहाँ भी पूछते। तो वहाँ हमने जो 2 क्वेश्चन छोड़ के जो मैं गया था लास्ट क्लास में, उसमें से पहला क्वेश्चन था कि क्या ये दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, और दूसरा है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, संशोधन पॉसिबल है। तो देखो ये सबसे पहले प्रश्न उत्पन्न हुआ कब, बेरुवारीवाद 1960 में, बेरुवाद 1960 में। तब कहा गया कि देखो प्रस्ताव, तो बेरुवारीवाद में क्या कहा कोर्ट ने कि देखो जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, ये सारी चीजें सही है, लेकिन ये क्या है, संविधान का अंग नहीं है। क्यों संविधान का अंग नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके तहत आप न्यायालय में जाके क्या नहीं कर सकते, ये न्यायालय मतलब जैसे मान लीजिए कि प्रस्तावना के किसी विषय को अगर लागू नहीं किया जाता है तो इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, इस आधार पे जाके आप न्यायालय में मांग नहीं कर सकते। जैसे मूल अधिकार को क्या किया, अगर किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के हनन होने पर आप सीधे न्यायालय नहीं जा सकते। इसीलिए बेरुवारी केस में कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है। फिर देखो आगे 1967 में यह मामला और एक बार आया। 1967 में गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ केस आया। तो गोलकनाथ केस में भी इसी जो बेरुवारी केस में न्यायालय ने कहा था उसी बात को दोहराया न्यायालय ने, कि क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो आत्मा है, कुंजी है, सारी चीजें सही है, लेकिन बावजूद इसके ये क्या है, संविधान का अंग नहीं है। तो यहां भी संविधान का अंग नहीं माना गया, यहां भी संविधान का अंग नहीं माना गया। फिर मामला आया 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। तो जो केशवानंद भारती केस आया 1973 में, 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो भारत में अब तक किसी भी फैसले पर सुनाए जाने की सबसे बड़ी बेंच है। ठीक है, 13 जजों की बेंच बैठी थी केशवानंद भारती में 1973 में। तो इसमें भी ये फिर प्रश्न आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो केशवानंद भारती में पहली बार कहा गया कि हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद क्या हुआ, और तो इसी केस में जो दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो कहा कि जब संविधान का अंग है तो संविधान में जैसे संशोधन हो सकता है वैसे यहां भी संशोधन हो सकता है। ठीक है, और लेकिन यहीं पे आ गया मूल ढांचा का कंसेप्ट। लेकिन इसके जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन, मूल सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो पूछा गया कि भाई मूल ढांचा क्या है, तो न्यायालय ने कहा कि उसको हम समय समय पर बताएंगे। यानी मूल ढांचा अभी डिक्लेयर नहीं है, धीरे धीरे करके न्यायालय ने कुछ कुछ चीजों को मूल ढांचा डिक्लेयर किया है और आगे करेगी। ठीक है, मूल ढांचा को वैसे आगे भी पढ़ना है। तो देखो कहने का मतलब कि जो पहला क्वेश्चन था क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो बेरुवारी केस में हुआ 1960 में कि नहीं है। उसके बाद फिर 1967 में गोलकनाथ केस में भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल हिस्सा नहीं है। 1973 में जाकर केशवानंद भारती के संविधान में ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये क्या है, मूल भाग है, माने संविधान में है, संविधान का भाग है, संविधान का अंग
है। तो फिर इसी केस में ही ये प्रश्न भी आ गया, तो क्या इसमें संशोधन भी हो सकता है? तो न्यायालय ने कह दिया कि हाँ इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतनी चीज हुई। तो देखो दोनों क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको कि क्या प्रस्तावना में संविधान का अंग है, तो केशवानंद भारती के तहत कह दिया गया है संशोधन हो सकता है, तो केशवानंद भारती ने कहा कि हो सकता है, खाली मूल ढांचा में नहीं होगा। उसके बाद देखो 1994 में RS बोमई केस में और फिर 1995 में LIC केस में है, इन दोनों केसों में भी ये जो केशवानंद भारती केस आया था उसी बात को दोहराया गया कि हाँ प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। इस बात पर दोबारा ही गवर्नमेंट द्वारा मुहर लगा दी गई। तो बस इतना ही टॉपिक था प्रस्तावना से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन होगा, चूंकि कुछ लड़कों ने क्वेश्चन भी डाला था, तो चूंकि ये प्रस्तावना मैंने बाकी था तो मैंने पहले सोचा कि पूरा प्रस्तावना कवर कर दूं। उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसको जैसे शॉर्ट में पढ़ना है वनडे एग्जाम वालों के लिए, चाहे ऐसे, तो प्रस्तावना को शॉर्ट में भी पढ़ाऊंगा और उसी में वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी छोटा होगा, 10-15 मिनट में ही प्रस्तावना को कवर कर दूंगा। कई टीचरों ने पढ़ाया भी है उसको 10-15 मिनट में, लेकिन यहाँ पे चूंकि मेंस को भी ध्यान में रखकर मैंने बताया कि मेंस के स्तर पर भी आपको कोई क्वेश्चन मतलब दिक्कत ना हो, प्री का हो, मेंस का हो, UPSC PCS सब का, हाँ, तो उस हिसाब से इसको देखा गया था। और इसी के साथ ये टॉपिक जो होता है आपका प्रस्तावना खत्म होता है। डाउट नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।